हेलो बच्चों, उम्मीद है आप अपनी नीट की प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, जैसे आप अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकें। इसी कड़ी में मैं आपको हेल्प करने के लिए डिटेल्ड वीडियो ला रहा हूं कि जो बच्चा इसका यूज करे उसका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर हैं। चैप्टर नंबर 3 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, अभी मैं दिखाता हूं। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या चैप्टर है और क्या पार्ट्स का मामला है। तो चैप्टर 3 है मोशन इन वन डायमेंशन। फुल चैप्टर शेड्यूल पहला पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 2, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये टॉपिक्स कवर करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये 3-4 चीजें जो हैं इसको हम लोग कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे, सवाल भी लगाएंगे। और ये जब लेक्चर खत्म होगा तो उसमें लास्ट में मैं पीवाईक्यूज भी कुछ इंक्लूड किया हूं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी मिले। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको पूरी चीज आपके दिमाग तक पहुंच सके। कई बच्चों को लगता है कि इसका प्रेजेंटेशन जो मैं यहां लिखता हूं एनोटेशंस के साथ, आपको उसका पीडीएफ मिल जाए। तो उसके लिए बिल्कुल मिल जाएगा आपको। बस करना यह है कि अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद वहां पर इसका मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं या आसानी हो जाएगी आपको। आपको शायद मालूम होगा कि अरविंद एकेडमी ऐप भी आता है अपना। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन में चेक करें। नीट के लिए काफी सपोर्टिव मटेरियल वहां उपलब्ध रहता है, तो जिससे आपको आपकी पढ़ाई में सहूलियत मिले और आप आगे बढ़ सके। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं पढ़ाई को, जो हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी का मामला था। ये देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी। तो पहला जो यहां लिखा हुआ है नोट्स के तौर पे, बाकी मैं बता रहा हूं, फ्री फॉल किसे कहते हैं। तो फ्री फॉल कहते हैं कि जब किसी बॉडी को हम ड्रॉप करें या फेंकें। फॉल है तो ड्रॉप ही करने की बात बोलेंगे, फॉल कर रहा है, गिर रहा है। फ्री फॉल है कि जब किसी बॉडी को ड्रॉप करें तो उस पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगे धरती द्वारा। जो उसमें एक्सेलेरेशन है वो केवल अंडर ग्रेविटी उसका मोशन हो। समझ रहे हैं, किसी को फ्री फॉल कराया तो उसका जो मोशन हो केवल अंडर ग्रेविटी हो और कोई चीज वहां पर ना हो, कोई किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो ऐसे फॉल को या ऐसे मोशन को हम मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि धरती खींचती है। जिस एक्सेलरेशन से वो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, वो एक्सेलरेशन को आप स्मॉल जी के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये रहा स्मॉल जी, जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां लिखा हुआ है, मैं यहां लंबा सा लिख नहीं रहा हूं। और इसकी वैल्यू धरती की सतह के आसपास एवरेज वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप जानते भी होंगे, आगे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे भी, कि स्मॉल जी की वैल्यू बदलती रहती है। पोल्स और इक्वेटर पे भी बदलती है, हाइट बढ़ाने पे भी बदलती है, डेप्थ बढ़ाने पे भी बढ़ती है। तो ये एक एवरेज वैल्यू है जो धरती के सतह के करीब है। समझ गए होंगे आप। दूसरी बात करते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप फेदर, एक पंख, किसी चिड़िया का पंख पर और एक कॉइन को या हैमर को साथ में गिराते हैं, इन नॉर्मल सिचुएशन, अपनी छत पे खड़े हो जाएं, मान लीजिए आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहते हैं, 10वें तल्ले पे चले गए और वहां से आपने दोनों टपका दिया, तो होगा क्या, पहले जो है आपका हैमर या कॉइन वो पहले पहुंचेगा, फेदर बाद में पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उस पे एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। इस वजह से कॉइन या हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा, वो पहले पहुंच जाएगा और फेदर जो पक्षी का पंख है वो देर से पहुंचेगा। लेकिन अगर किसी भी बॉडी को आप फ्री फॉल करा रहे हैं इन वैक्यूम, जहां पर कुछ नहीं है, सन्नाटा है, तो उस समय चिड़िया का पंख, हैमर या कॉइन दोनों साथ साथ पहुंचेंगे। तो आप समझ गए कि किसी भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये किसी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। कोई चीज ज्यादा मास की है, कोई चीज कम मास की, उससे मतलब नहीं है, दोनों में स्मॉल जी सेम लगेगा। तो इन वैक्यूम एक पंख और एक हथौड़ा या फिर कॉइन, वो दोनों ही इन वैक्यूम सेम टाइम पर धरती पर गिरेंगे। इतनी बात आपकी समझ में आपको मालूम होगी, मैंने रिवाइज सा करा दिया जिससे हम लोग अच्छी बातें
कर सकें। अब जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, यानी केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होता है, तो कुछ इक्वेशंस हम बनाते हैं, इक्वेशंस फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर हम यहां पर किसी भी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं, इक्वेशन फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी आर गिवन बिलो, और केस क्या है, इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो हम जब किसी भी पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे, सपोज यू करके, और मोशन अंडर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी, वो हमेशा धरती के सेंटर की तरफ लगता है, परपेंडिकुलर नीचे, है ना। तो जी तो हमेशा लगेगा बेटा ऐसे ही, कहीं ये जा नहीं रहा है। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब ये हम इसको ऊपर फेंके हुए हैं तो इस साइन को, इसको हम प्लस लेते हैं, तो ये नीचे लग रहा है तो इसको माइनस जी ले लेते हैं। तो जो इक्वेशन हुआ करती थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी काइनेमेटिक्स की, वहां यू वी रखा, यू पॉजिटिव रखा और ए की जगह माइनस जी रख दिया, क्योंकि इसका जो नीचे डायरेक्शन है। और इसी तरीके से h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो जब आप वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो ये कहानी होती है, आप ये जानते होंगे, फिर भी आपको रिमाइंड कराते हुए और बात आप पकड़ पाए इसलिए। अब मान लीजिए क्या है कि किसी भी बॉडी को नीचे फेंके हैं, अब आप इसमें होगा ये, या नीचे वाला शायद आगे है, अभी उसी में डिस्कशन चल रहा है जब हम बॉडी को अपवर्ड फेंके हुए हैं। तो इन दिस केस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव, और आप समझ गए मैक्सिमम हाइट पर जब आप किसी चीज को फेंकेंगे तो जब वो टॉप पर पहुंचेगा तो एक क्षण के लिए रुक जाता है, ये आप जानते हैं, टॉप पर, फिर वो नीचे जाता है, ठीक। तो टॉप पर v इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और इक्वेशन से आप टाइम जब निकालते हैं, जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, तो यहां से जहां से आपने फेंका यहां तक जाने का जो समय है वो टाइम लगता है u अपॉन जी। भाई ये फॉर्मूला था ना, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, v हो गया 0 टॉप पर, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, u बराबर आ गया, टाइम कितना आ गया, टाइम बराबर u अपॉन जी। तो एक तरफ जो ये सफर तय करेगा टॉप तक जाने में, वहां इसका टाइम लगेगा u अपॉन जी। अब जितना समय ये ऊपर लेगा जाने में, उतना ही समय ये वापस लेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम बना हुआ है, ऊपर जाते वक्त भी नीचे आते वक्त भी। तो इतना ही समय इसका नीचे आने में लगेगा। तो टोटल समय कितना लगा जब किसी बॉडी को फेंके और पलट के नीचे आया, जिसे बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट या फ्लाइट टाइम, वो यहां लिखा भी होगा टोटल फ्लाइट टाइम। तो इसी का डबल ऊपर जाने में, नीचे जाने में, तो 2u अपॉन जी, ये हो गया फ्लाइट टाइम। हवा में कितनी देर रहा, कितनी देर फ्लाई किया, बात बड़ी आसान है। फिर पीछे वाली इक्वेशन से कुछ वैल्यूज हम निकाल लेते हैं, जिसमें हमारे पास हाइट के लिए ये फॉर्मूला आ जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा पकड़ लें कि अगर किसी भी बॉडी को u स्पीड से भेज रहे हैं या u वेलोसिटी से ऊपर थ्रो कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, तो हमारी मैक्सिमम हाइट या हाइट वो क्या गेन करेगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। बात इतनी सी बढ़िया हो जाती है। अब मान लीजिए किसी भी बॉडी को आप ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो देख लेते हैं आगे की चर्चा। ये देखिए, तो इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली ये यहां पर ऐसा डायरेक्शन है, ये गलत है, जी तो नीचे ही लगेगा। तो इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सम वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट, यानी आपने यहां पर इसको इनिशियल वेलोसिटी u दे दी है और उस तरीके से ये ड्रॉप कर रहा है। तो आपने देखा कि u इस डायरेक्शन में अगर आप लेने जाएंगे, इसको अगर प्लस ले लेते हैं u इस डायरेक्शन को, तो g भी यहीं एक्ट कर रहा है, इसको भी आप प्लस ले लेंगे। तो जो इक्वेशन बन जाती है वो क्या बन जाती है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और इसी तरह h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये इक्वेशन आपकी बन जाती है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की कहानी है, जो बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। इन दिस केस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज पॉजिटिव, हमने आपको बताया क्योंकि u नीचे का पॉजिटिव पकड़े हुए हैं, तो g भी पॉजिटिव पकड़ लेने में कोई बुराई नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, इफ ए बॉडी इज ड्रॉप्ड
अब यहां जो टॉप पोजीशन से हमने किसी बॉडी को टपका दिया है, पहले तो फेंका था, फेंकेंगे तो वेलोसिटी कुछ देंगे और टपका देंगे तो बस छोड़ देंगे, बात समझ में आ गई। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी बेटा, 0, और फिर वो अपना धरती पर गिरेगा जाके। तो इस वेलोसिटी को आप u0 कर देंगे, और आपको मालूम है कि ये डायरेक्शन अगर प्लस लिए हुए हैं तो g तो नीचे ही लगेगा जो कि प्लस रहने वाला है। तो फॉर्मूला था v इज इक्वल टू u प्लस at, v हो गया, v तो कुछ रहेगा, u हो गया 0 और प्लस gt हो गया। तो ये देखिए पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू gt आ गई जो आपकी यहां पर लिखी हुई है। इसी तरह बाकी इक्वेशन h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये बात समझ में आ रही होगी किधर प्लस माइनस लेना, बहुत सरल सी बात है आपको, लेकिन पकड़ में आनी चाहिए जिससे फटाफट सवाल निकाल सकें। नीट में भारी सवाल फिजिक्स के नहीं आएंगे, लेकिन स्पीड से निकालना पड़ेगा आपको। ये तो बात, स्पीड से भी निकालना है और समय कम रहता है थोड़ा सा, इसीलिए स्पीड चाहिए होती है। कुछ फास्ट कैलकुलेशंस के लिए कुछ फैक्ट दिमाग में रखिए, जैसे जो हमारी मैक्सिमम हाइट है वो है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, हमने देखा है भाई। तो ये h मैक्स जो हो जाएगी u स्पीड देने पर, उसको आप पकड़ के रखिए, देखिए। और velocity of the particle at the time of striking the ground when released, किसी भी बॉडी को जब टपका देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट कर रही है, वह है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो इस बात को यहां से आपको पकड़ के रखना है, जिससे कि बार बार निकालना ना पड़े, खट से आपने सवाल करके आप आगे बढ़ गए। और इन एवब बी टाइम ऑफ कोलिजन विद ग्राउंड, भाई यहां से यहां तक आया तो कितना समय लगा t, तो t जो समय लगा है कोलिजन ऑफ ग्राउंड वो है अंडर रूट 2h अपॉन g। ये आपका टाइम ऑफ कोलिजन है, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g। हिट ऊपर से नीचे गिराए हैं तो कितना समय लगेगा। तो ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये बातें दिमाग में रखनी ठीक रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं एक न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए एक न्यूमेरिकल है जिससे हमें अच्छा सा आइडिया मिल जाए। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेटेड ऑफ ए पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0, r u दे रखा है और a दे रखा है, बढ़िया है। t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखा है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 सेकेंड बाद। तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि एक फॉर्मूला हमको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैक्टर के फॉर्म में चीजें रख देंगे। तो आप चाहें तो v u a ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा हाइट की बात कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन दो फॉर्मूलों की मदद से हम इसका काम तमाम करेंगे। तो v की बात कर लेते हैं। तो v का मतलब हो गया u लिखना होगा, u है ये वेक्टर है, u प्लस एक्सेलरेशन 4i कैप प्लस 2j कैप इंटू t। अच्छा, ये वेक्टर वगैरह में कहीं आपको डाउट है तो मैंने पढ़ा दिया है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके पार्ट 1 का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप सीक्वेंस में देखते चलेंगे तो आपको फिजिक्स में मजा आने लगेगा, मेरे साथ आपका मन लग जाएगा पढ़ने में, सवाल तो निकलेंगे ही। खैर, तो t की बात थी, t दिया था यहां पर 2 सेकेंड बेटा, तो इंटू 2 कर दीजिए, ये इंटू 2 हो गया। तो अब वेलोसिटी कितनी हो गई, 2i प्लस 3j, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8i प्लस 4j। यहीं लिख देता हूं, तो 2i में i जुड़ता है तो ये हो गया 10i, और ये 3 और ये 4 7i 7j मीटर पर सेकेंड, मीटर यूनिट लगा दी। तो ये पहला आंसर आपका आ गया, जहां इन्होंने बात पूछी थी अपने से कि इसकी वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड क्या होगी। दूसरी बात कर लेते हैं बेटा, जहां पर डिस्प्लेसमेंट की चर्चा कर रहे हैं तो s की बात करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वो फॉर्मूला लिखा है। तो u लगाया आपने,
ये देखिए यू है, यू टी इंटू टू, फिर प्लस हाफ ए टी ए इंटू टी। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा 4i प्लस 6j। इस 2 से ये 2 मर गया, तो 4i प्लस 2j। अब आई और जे जोड़ दो, 4 और 4 कितना हो गया, 8। 8i, ये 2 है ना, 2i प्लस 3j लिखा तो बराबर ही है। तो अच्छा, और हाफ, ये स्क्वायर था बेटा, ये हाफ 80 स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर है, मतलब 4 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो 1 2 कटेगा, मैं इसको समझ गए होंगे, इसका स्क्वायर कट जाएगा, ऐसा समझ लीजिए, इस 2 से काटा तो आपने। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी 2 से मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे तो ये आ जाएगी 2 इंटू 4 यानी 8i, 2 इंटू 2 यानी 4j। अब 8i और 4i जोड़ोगे तो 12i मिलेगा, और 4 और 6 4 10j मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट है, मीटर में इसकी यूनिट होगी। ये रहा आपका आंसर। तो वेक्टोरली ये आंसर आपका निकल आया। देखिए ऐसे भी वेक्टर के फॉर्म में आए तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना। मैं हट जाता हूं 2 सेकंड के लिए, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो, या पॉज करके नोट करने के मूड में हो तो वो भी कर सकते हैं। चलिए अगला एक न्यूमेरिकल और है जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से सुपर स्ट्रांग हो जाएं, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं बेटा। आइए, ये देखिए न्यूमेरिकल, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉवर। तो एक टॉवर बना लेते हैं भाई, ये समझ लीजिए टावर है, और बॉल ड्रॉप की गई है, यहां से आप ड्रॉप कर रहे हैं बॉल, इसका इनिशियल वेलोसिटी भाई 0 हो जाएगा। इस टावर की कुछ हाइट भी ले लेते हैं, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी मालूम नहीं, लेकिन देखते हैं। तो ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, आफ्टर 2 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। 2 सेकेंड बाद एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक बॉल और फेंकी जा रही है, और उसकी स्पीड इनिशियल दे दी है 40 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द टॉप ऑफ द टावर द बॉल मीट्स। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि ये जो बॉल गिराई थी ये तो गिरी रही होगी नीचे, और यहां से एक दूसरी बॉल हमने इनिशियल स्पीड इसकी दे दी है 40 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी बॉल यहां कहीं पहुंच गई होगी, ऐसा समझ लेते हैं, जो टपकाई थी हमने। अब हमको जो निकालना है वो निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड कि दोनों आपस में मिलेंगी कब। ये पहली बॉल की सिचुएशन है, फर्स्ट बॉल, और ये सेकेंड बॉल की सिचुएशन है, जिसे आप अच्छे से समझ सकें। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए जो वो मिलती हैं आपस में, जहां पर दोनों बॉलें एक जगह मिलती हैं, उस समय पहली बॉल कितना समय ले चुकी होगी, टी टाइम, और दूसरी 2 सेकंड बाद डाली है तो वो t-2 समय लेगी। तो इसको लिख सकते हैं आप, और ये भी हम इसको अगर आप h हटा दें, ये मान के चलें कि h वो डिस्टेंस है जहां पर ये दोनों बॉल टॉप से मिली हैं, दिस इज h। निकालना कुछ अलग हो सकता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं फर्स्ट बॉल टेक्स टाइम t एंड सेकेंड बॉल टेक्स टाइम कितना, 2 सेकेंड बाद डाली गई है, तो ये t-2 समय लेगी। बॉल मीट्स एट h डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप इतनी बात पकड़ में आई होगी। तो अब इस बॉल को h डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा होगा, मैं कलर बदल लेता हूं जिससे अलग से मजा आए। तो फर्स्ट बॉल की कहानी जो रही वो h बराबर इनिशियल u0 था, तो हाफ gt स्क्वायर हो गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो ut में u0 हो गया, बात खत्म।
आप पकड़ पा रहे होंगे बड़ी आसानी से। दूसरा सेकंड बॉल, उसके लिए एच की क्या गतिविधि बनी, एस इज इक्वल टू यू टी। तो यू था उसमें, तो यू और साथ में यू कितना था वो भी लिख देता हूं 40। तो यू टी कितना है, टी माइनस टू प्लस हाफ जी टी माइनस टू का स्क्वायर। सेट हो गया, क्योंकि टाइम तो 2 सेकंड बाद बॉल फेंकी गई है, तो टी टाइम पर कुछ वो फेंकी गई पहली बॉल, तो सेकंड बॉल टी माइनस टू टाइम पे फेंकी गई, समय कम मिला ना उसको। एक को टी डिस्टेंस चलने में पहली बॉल को लगा, दूसरे को टी माइनस टू लगा, 2 सेकंड बाद ड्रॉप की गई थी। अब दोनों केस में एच सेम है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एच एच बराबर है, तो ये कहानी भी बराबर होनी चाहिए। लिख दीजिए 40 टी माइनस टू प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमने देखिए यहां पर इक्वेट कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 40 टी माइनस टू इज हाफ टी माइनस टू के स्क्वायर को उधर ले जाइए, हाफ जी हो जाएगा आपका कॉमन, और ये रहा टी स्क्वायर, ये रहा टी माइनस टू का होल स्क्वायर। एग्री कर रहे हैं, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां लिख देते हैं 40 टी माइनस टू हाफ जी, ये रहा ए प्लस बी, और ये रहा ए माइनस बी। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो ये वैल्यू बची 40 टी माइनस टू हाफ जी, ये वैल्यू कितनी आ गई 2t माइनस टू, और ये आ गया केवल 2। इस 2 से ये 2 खत्म हो गया। यहां से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, एक स्टेप नीचे लिख देता हूं। खैर कॉमन लेना छोड़िए, अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जी की वैल्यू नहीं दी है तो सरलता के लिए 10 ले लेते हैं। तो ये वैल्यू हो गई 40t माइनस 80, और जी रख दिया 10, और 2t माइनस 2। मेरे ख्याल से ये आप इसको संभाल पाएंगे। पहले भी काट सकते थे आप, 40 था 10 रख के 0 काट लेते तो वैल्यू छोटी होती, अभी भी काट सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ गई 4t माइनस 8 इज इक्वल टू 2t माइनस 2। अब यहां से ये 4t है, तो 4 में से 2 गया, 2t बचा, और यह आ गया 6, तो t बराबर 3। इसको आप देख लीजिएगा, बहुत प्रेम से, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन तो बनाना पड़ेगा। इससे t की वैल्यू 3 सेकंड आ गई। तो पहला पूछा था कि कितने समय बाद वो मिलेंगी, तो t बराबर 3 सेकंड बाद मिलेंगी, और कितने हाइट, कितनी टॉप से कितना दूर मिलेंगी वो हम निकाल लेते हैं। तो पहली जो इक्वेशन थी हमारी h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें हम g की वैल्यू 10 लेके चले हैं, और t की जगह 3 का स्क्वायर रख देते हैं। ये 5 आ जाएगा, 9 45 आ गया, 45 मीटर इज द सेकेंड आंसर। तो ये आंसर नंबर 1, ये आंसर नंबर 2। इस तरीके से देखिए ऐसे सवाल हो जाएंगे, निश्चिंत रहें, सब निकलेगा आपसे। और मैं इसको अब दिखाता हूं ऊपर से, जिससे आप इसको सीख सकें और सवाल आए तो कर सकें। तो ऐसे सवाल आते हैं, थोड़ा आपकी स्पीड होनी चाहिए कैलकुलेशन में, जिससे 1 मिनट में आप इसको, या 1.5 मिनट में ज्यादा से ज्यादा कर ले जाएं किसी भी कीमत पर। तो ये इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, या नोट कर लीजिए। इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, यहां पर लाके छोड़ता हूं, यहां पर आपको नोट डाउन करने का काम मिलेगा। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी में ये मामला पूरा खत्म हो जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है जो हमने बताई हैं आपको। अब जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेटेड मोशन पढ़ेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन हम पढ़ चुके थे, उसके लिए काइनेमेटिक्स की इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड वगैरह वगैरह। ये जो इक्वेशंस होती हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एंड तीसरी वाली, इसमें एक्सेलेरेशन हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सेलेरेशन बदल रहा है
तो काइनेमेटिक्स की ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहती, फिर कैलकुलस का सहारा लेना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, उसी का जिक्र हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बातचीत की गई है, जहां पर ए हमारा ए जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉट कांस्टेंट लिख देना चाहिए, वेरिएबल लिख देता हूं, पकड़ पाइएगा मेरी बात, यानी नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ए बदलता रहे, किस दिशा बदल रही हो या भाई उसका मैग्नीट्यूड जो भी बदल रहा हो, हर पल बदल रहा हो। तो व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट मतलब वेरिएबल, मोशन इज नोन एज ए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन। यहां पर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला अप्लाई नहीं होगा, वो तभी अप्लाई होता है जब a कांस्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। आगे यहां पर क्या लग जाएगा, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ये क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू s है डिस्प्लेसमेंट, और कई जगह आपको v इक्वल टू डी आर बाई डी टी लगेगा, r वहां भी डिस्प्लेसमेंट है ना, dr जो वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर है। तो वेलोसिटी क्या रही, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, s से दिखाओ चाहे r से दिखाओ। एक्सेलरेशन की बात करें तो a इज इक्वल टू dv बाई डी टी, वेलोसिटी ये जान ही रहे हैं, और यहीं से निकालेंगे ds अगर तो v इंटू डी टी कर दीजिए, बात खत्म। यहां dv निकालेंगे तो a इंटू डी टी कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, बात खत्म हो गई। अब कुछ एक नोट है, उसको भी ध्यान में डाल लेना आवश्यक है। इक्वेशन ये जो होती है a इज इक्वल टू v dv अपॉन ds, ये इक्वेशन कहां से आई इसको याद रखिए, बड़ी काम की इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हमने देखा था होता है dv अपॉन dt, तो अगर आप इसको लिखें dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt, तो ds अपॉन dt क्या होता है पहचानो, तो ये वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस वेलोसिटी को पहले लिख दिया और dv अपॉन ds को ये पकड़ लिया हमने। ये कब फायदेमंद हो जाती है, जब हमारा टाइम से रिलेशन नहीं दिया है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन है, टाइम नहीं दिया है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं करते इसकी, इसलिए दिमाग से स्लिप कर जाता है ये, तो ये इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, ये मिस होने का खतरा बना रहता है। और फिर चाहें तो देखिए v इंटू डी इधर रखिए, a इंटू डी एस इधर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इससे फिर जो इंटीग्रेट वगैरह जो कुछ करना होगा उसको किया जा सकता है। तो ये कहानी है जो आप पकड़ के रखिए। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन में जहां एक कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है, वहां पर कैलकुलस का सहारा आप और हम लेते हैं। जैसे ये एक न्यूमेरिकल है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज, ये देखिए वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, यही बात कर रहा था, t बदल रहा है तो v, यहां t की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट, v डिफरेंट डिफरेंट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इफ इट इज गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो डिस्प्लेसमेंट यहां क्या दे रखा है, 20 मीटर जब टाइम 0, फिर एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन की बात की है, वो सेकंड पार्ट है। तो पहला पार्ट करते हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल निकालना है मीन पोजीशन से। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, हमें v दे रखा है तो हम क्या v को क्या लिख सकते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट लाना है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम v, और ये रिलेशन दे रखा है 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। भाई हमने वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख लिया, कोई तकलीफ थोड़ी है। अब ds को इधर ले लो और इसके साथ हम dt को ले लेते हैं, ये देखिए इस dt को इसके साथ पहुंचा दिया। अब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट करता हूं जिससे आपको सुविधा हो। ये देखिए यहां इंटीग्रेशन करते वक्त जो लिमिट्स लगाऊंगा उस पे मैं 10 सेकंड बता देता हूं आपको। अब देखिए टाइम में कह रहा है t बराबर 0, यहां पर अगर आप 0 रखते हैं समय, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना था 20 मीटर, तो यहां आप 20 मीटर रखेंगे। और फिर
कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट देखना है, 1 सेकेंड बाद। तो t बराबर 1 पर कितना था उसको s लिख दीजिए आप। ये लिमिट समझ में आ रहा है, लिमिट कैसे लगाई हमने। t बराबर टाइम है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में रख रहे हो वैल्यू। t बराबर 0 पर 20 मीटर क्वेश्चन में दिया है, और t बराबर 1 पर s। बात खत्म हो गई। यहां पर इसी के नीचे कर देता हूं, यहां इसको इंटीग्रेट करोगे तो s आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी s अपर लोअर लिमिट 20 और s। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10t प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 2t क्यूब अपॉन 3, और इसकी लोअर अपर लिमिट है 0 to 1। अब यहां देखिए ये 2 से 2 निपट गया, 3 से 3 निपट गया। यहां वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा s माइनस 20। आप जानते हैं पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थोड़ा सा आपने सीखा होगा। और ये 10t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, ये वैल्यू रही ना, एक बार लिख देता हूं, 10t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब और 0 to 1। पहले 1 पुट करेंगे तो 10, 1 11, 1 12 आ जाएगा। तो यहां पर आपने डाला तो ये क्या आया, 10, t की वैल्यू 1 है, फिर ये अगेन t की वैल्यू 1 है, फिर t की वैल्यू 1 है, ठीक, और 0 डालोगे तो सारी वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 प्लस 0 प्लस 0। तो s माइनस 20 इज इक्वल टू, ये केवल बचा 12, तो यहां से s कितना आ गया, 32 मीटर। और यही आपका डिस्प्लेसमेंट पूछा था, आपका पहला आंसर आ चुका है। दूसरा एक्सेलेरेशन का रिलेशन पूछा था इन्होंने, एक्सेलेरेशन टाइम इक्वेशन, उसको भी निकाल के रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं नंबर 2 में एक्सेलेरेशन की जो भाषा है वो है dv अपॉन dt। बात पकड़ में आ गई। और जो यहां फंक्शन था, ये फंक्शन v क्या है, v हमारे पास 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर है, यानी d अपॉन dt 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, ये आपकी कहानी है। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट, कांस्टेंट की एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाता है, इसका 2 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 इंटू 2t, ये आप जानते हैं मुझसे अच्छा। तो ये इज इक्वल टू 2 प्लस 6t, ये रिलेशन मिल गया, ये आंसर नंबर 2 है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इस तरह की कहानियां कह दी जाती, बहुत ही आसान वाली बात है। तो मैं आपको क्वेश्चन से एक बार दिखा देता हूं, जिससे आप नोट करने की इच्छा रखते हैं तो स्क्रीनशॉट या जो भी करने की इच्छा रखते हैं वो कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं एक कदम, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, यहां तक बेटा, तो ये नोट हो गया होगा। अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस जो मोशन के रहते हैं, उसको भी नजर मार लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पे, जिसपे हमें अंदाजा मिल जाए। तो ये कहानी रही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो आप जानते हैं ग्राफ बनाना है जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ जाएगा, जो कोर्स में है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और एक्सेलेरेशन को भांपते रहेंगे वहां पर क्या क्या कहानी है। तो चलिए देखते हैं अगली चर्चा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो मोटी मोटी बातें दिमाग में रखनी है वो लिखी है यहां पर, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर जब हम बनाएंगे, अभी आप देखेंगे पीछे ग्राफ, यहां पे डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हो या एस से दिखा रहे हो, टाइम दिखा रहे हो, तो कोई भी आपने बनाया, तो सपोज ये कैसा भी है, तो इस क्षण मान लो 2 सेकंड, इस क्षण कितना डिस्प्लेसमेंट है इससे आपको दिख जाएगी वैल्यू। तो ये हर टाइम पर इंस्टेंटेनियस उस क्षण की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट उस क्षण पे क्या है, ये आपको बताएगा। दूसरा, द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द ग्राफ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। यहां पर देखिए, अगर आप एक टेंजेंट खींचें, उसका स्लोप,
तो कैलकुलस में हम जानते हैं उसका स्लोप क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम का, ds बाई dt, और ds बाई dt तो वेलोसिटी होता ही है। तो यही चीज लिखिए, ऐसे याद रखिए। स्लोप क्या होता है, ds अपॉन dt, ये हमने पढ़ रखा है। तो इसका उस पर, उस किसी भी पॉइंट पर जब टेंजेंट खींचोगे तो उसका स्लोप क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। द एसटी ग्राफ कैन नॉट मेक शार्प टर्न, एसटी ग्राफ शार्प टर्न नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि ऐसा धाएं से हो जाए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर कुछ हो रहा है तो एकदम से ये शार्प टर्न नहीं लेंगे, डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे घटेगा, फिर कहानी आगे जाएगी। खैर ठीक, तो एसटी ग्राफ कैन नॉट मेक शार्प टर्न्स। आगे बात करते हैं हम लोग, यहां पे कलर शायद रेड लेना पड़े। देखिए डिफरेंट केसेस हैं, ये एसटी ग्राफ है, मेन फीचर्स ऑफ ग्राफ है। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इसका स्लोप वेलोसिटी है 0, यानी बॉडी एट रेस्ट है, इसका वेलोसिटी 0 मिल गया। किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट वही बना हुआ है, कोई बॉडी यहां रखी, कोई बॉडी यहां रखी है, तो उसका यहां से यहां तक गई, अब वो वहीं पड़ी हुई है। तो कितना भी समय बढ़ा दें डिस्प्लेसमेंट वही है, तो बॉडी रेस्ट पर है, इसीलिए वेलोसिटी हमारी 0 निकली है। यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है, और s इज इक्वल टू vt दिखाई पड़ता है, जहां पर हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो स्लोप इज इक्वल टू कांस्टेंट, भाई ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये आप जानते होंगे थीटा है, और स्लोप को क्या कहते हो, ज्योमेट्रिकली m से रिप्रेजेंट करते हैं और tan थीटा लिख देते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये तो देखिए स्ट्रेट लाइन का फिक्स है ना, और कैलकुलस के मेथड से भी देखेंगे तो यहां पर कोई बदलने वाली बात नहीं, तो कांस्टेंट हो गया स्लोप। v है कांस्टेंट, क्यों v कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। इसका स्लोप जो होगा ग्राफ से वेलोसिटी मिलती है, तो स्लोप कांस्टेंट इसलिए v कांस्टेंट, तो एक्सेलेरेशन 0। जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला तो होते ही यही है, मोटे तौर पे डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, और जब ये कांस्टेंट है तो ये 0 अपॉन डेल्टा टी, कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है, तो एक्सेलेरेशन 0 हो गया। बात आप समझ पाए होंगे। अब अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं, कुछ बातें सीखते हुए। यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन की बात करें, जहां पर u की वैल्यू 0 है, s 0 है, और टाइम t इज इक्वल टू 0 पर u 0 s 0 है, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। तो यहां पर देखिए t इज इक्वल टू 0 पर u भी 0, s भी 0, मतलब u कैसे 0, इसका जब टेंजेंट खींचोगे तो x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो u 0 हो गया। टेंजेंट क्या दिखाता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ही, तो s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर आ गया आपको। और जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा, एक्स यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन है, तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। और u इज इक्वल टू 0, दैट इज स्लोप ऑफ st ग्राफ एट t इज इक्वल टू 0 शुड बी 0। तो ये टेंजेंट जब आप खींचेंगे t बराबर 0 पर, उसका स्लोप, कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप 0 होता है, क्योंकि x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 0, तो tan 0 बराबर 0। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन है जहां u की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन s बराबर 0 एट t बराबर 0, यानी t यहां की बात करें तो t बराबर 0 पर s तो 0 है, लेकिन टेंजेंट आपका पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है ना। ऐसे ना हो कि कहीं यहां बनाओगे तो ऐसे चला जाएगा सन थीटा, तो उस स्लोप होने की वजह से u 0 नहीं है, कुछ ना कुछ u होगा। तो स्लोप ऑफ st ग्राफ्स ग्रेजुअली गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये इस तरह से ग्राफ बन जाता है। शुरुआत में u है तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का मामला हो गया। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, जब भी हमारा इस तरह से मोशन हो, आप देख रहे हैं कि थीटा डिक्रीज हो रहा है स्लोप। कैसे मालूम थीटा डिक्रीज हो रहा है, यहां पर टेंजेंट बनाइए तो ये आपका एंगल थीटा बना, यहां पर बनाओगे टेंजेंट तो ऐसे बना, ये कहीं बहुत दूर जाके मिलेगा ऐसे, तो इसका एंगल इस वाले एंगल से कम हो गया, थीटा 1 इज लेस देन थीटा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे थीटा डिक्रीज, थीटा मतलब वहां पे टेंजेंट बनाकर उसका थीटा देख रहे हैं, स्लोप घट रहा है। स्लोप घटने का मतलब
हमारा इसका वेलोसिटी घट रहा है। वेलोसिटी घटने का मतलब रिटार्डेशन मोशन हो रहा है। तो थीटा इज डिक्रीजिंग, सो वी इज डिक्रीजिंग, ए इज निगेटिव। ए निगेटिव होने का मतलब रिटार्डेशन होता है या डी एक्सेलेरेशन हो रहा है, तो ये यहां पर रिटार्डेशन है। अब अगली बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बेटा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक तरफ वेलोसिटी होगी, एक तरफ टाइम होगा। वहां देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी टाइम पर वो वेलोसिटी दे देगा, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। टाइम है, ये वेलोसिटी है। कोई भी ग्राफ खींचिए तो किसी भी 2 सेकंड लिया था, इस पे कितनी वेलोसिटी है आपको प्राप्त हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस क्षण पर। द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। अब यहां पर अगर स्लोप आप फॉल कराते हैं, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, dv बाई dt, और ये स्लोप एक्सेलेरेशन के बराबर होता है। यही बात इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 में मेंशन की गई है। तीसरी, एरिया अंडर वीटी ग्राफ विद टाइम एक्सेस गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन गिवन टाइम। अब देखिए यहां पर ये जो एरिया है, यहां T1 से T2 आप गए, एरिया अंडर एरिया विथ टाइम ग्राफ, ये जो एरिया है ये क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम T1 टू T2। और आप इसको याद कैसे रखेंगे, किसमें दिखाता क्या है, देखिए ये भी y एक्सेस और x एक्सेस का मल्टीप्लीकेशन देख लीजिए, vt। तो याद रखने की ट्रिक है कि वेलोसिटी टाइम से जब मल्टीप्लाई हो रही है तो हमको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। हमेशा ग्राफ के लिए दिमाग में बात रखिए कि कभी भी y एक्सेस वाली वैल्यू x एक्सेस से मल्टीप्लाई हो रही है तो वी विल गेट एन एरिया, और वेलोसिटी इनटू टाइम करके जो फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त हो रही है वो हम यहां पे पकड़ लेंगे। जैसे कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये याद रखने में आसानी होगी, लॉजिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ठीक है। तो वीटी ग्राफ कैन नॉट टेक शार्प टर्न, वीटी ग्राफ भी शार्प टर्न नहीं लेगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए, रेड कलर ले लेता हूं। तो डिफरेंट केसेस, यूनिफॉर्म मोशन अगर यहां पर है तो आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी सीधी चलती चली जा रही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान करिए, जो डिस्प्लेसमेंट वाला यूनिफॉर्म मोशन था, मैं यहां बनाऊं जिससे फर्क समझ सकें। जब हम बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसमें जो यूनिफॉर्म मोशन था, अभी पढ़ा है हमने, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था जिसको मैं इक्वल टू वीटी लिख रहे थे, यूनिफॉर्म मोशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। और इसी यूनिफॉर्म मोशन को जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लिया तो ये स्ट्रेट लाइन आने लगी। तो आप समझिएगा ये बड़ा अहमियत रखता है, या बहुत ही मतलब यही बिना इसके तो हो नहीं पाएगा कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे क्या माना है आपने, उसके हिसाब से वो ग्राफ शेप ले लेगा अलग अलग। तो ऐसा नहीं कि आपने बस सीधे डंडी लाइन सीधी देखी और कुछ बोल दिया। बोलने से पहले देखिए वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पे क्या है। अगर ऐसा ग्राफ है और आप डिस्प्लेसमेंट समझ बैठते तो उसको रेस्ट पे कह देंगे आप, गलत हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना। तो ये जानना जरूरी है कि ग्राफ देख के वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पे निगाह डालिए कि आखिर किन दोनों के बीच में ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ये v कांस्टेंट है तो 0 हो गया, एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन है, स्लोप 0 है। और स्लोप 0 होने से क्या होता है हम जानते हैं, इसका स्लोप होता है dv अपॉन dt। अगर ये 0 है तो मतलब एक्सेलेरेशन 0 है। तो थीटा 0, v कांस्टेंट, और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कितना हो गया, एक्सेलेरेशन विल बी 0। यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन का मतलब कि a इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। तो जब ये t बराबर 0 पर s0 और u0, तो ये t बराबर 0 पर v0 हो गया, u0 हो गया, मतलब v तो इधर दिखाया है, और साथ में s भी 0 है। तो v इज इक्वल टू u प्लस at करके ये कर्व आपको मिल जाएगा। स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज कांस्टेंट,
इसका स्लोप क्योंकि थीटा फिक्स है तो टेन थीटा भी फिक्स होगा, स्लोप कांस्टेंट है, समझ पा रहे होगे ये थीटा है, तो स्लोप कांस्टेंट यानी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट u जीरो दैट इज v इज इक्वल टू जीरो एट टाइम बराबर जीरो। ये कहानी इसकी बन जाती है। समझते चलिए, कहीं कुछ आ जाए तो इसको प्यार से हैंडल किया जा सकता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन है जब u जीरो नहीं है, यहां पर u जीरो नहीं है, s बराबर जीरो एंड t बराबर डिस्प्लेसमेंट शून्य है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है तो यहां कूद पड़ा है ये, क्योंकि u शून्य नहीं था, ये तो इतना u हासिल कर चुका है ना, t बराबर जीरो है ये। और पीछे वाले केस में देखिए u जीरो था शुरू में, तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था थोड़ा पकड़ते हुए, और यहां पर u है तो ऊपर से स्टार्ट किया, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, ये जो थीटा वैल्यू आएगी कुछ, बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट एंड लेस देन 90 डिग्री बट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की पॉजिटिव है, थीटा एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है, तो एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव आएगा। यूनिफॉर्मली डी एक्सेलेटेड मोशन, उसमें देखिए क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है लेकिन उसकी डी एक्सेलेरेशन है या रिटार्डेशन है, तो दिन प्रतिदिन टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी घटती चली जाएगी। गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक लगा दिया आपने, तो ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी धीरे धीरे रुकेगी। तो यही आप क्या देख रहे हैं, यू कुछ था लेकिन ग्राफ ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर रिटार्डेशन है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या है, माइनस ए, ये रिटार्डेशन माइनस ए कैसे मिला, इसका स्लोप लोगे तो ये एंगल लोगे थीटा, और थीटा कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब आप जानते हैं या बेसिक मैथ्स में सीखा था कि टेन थीटा, जब थीटा ऑब्ट्यूस हो तो ये वैल्यू निगेटिव आती है, ये स्लोप ही तो है। ऐसे समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होती, एक दूसरे से कोरिलेशन एस्टैब्लिश करके रखिए। आगे की बात देखते हैं बेटा, यहां पर देखिए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन है। नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब ए कांस्टेंट नहीं है, ए इज इक्वल टू नॉट कांस्टेंट। ये बात हम लोगों ने देखी थी। तो यहां पर देखिए टी है, वी है, और ये ऐसे बन गया। इसका स्लोप हर जगह बदलेगा, ये थीटा कुछ और है, यहां लेंगे तो थीटा कुछ और है। थीटा वीटी ग्राफ में थीटा बदल रहा है, स्लोप होता है एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन बदल रहा है। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इंक्रीजेस विद टाइम। देखिए थीटा छोटा था, थीटा बड़ा हो गया, तो एक्सेलेरेशन क्या है, इंक्रीजिंग हो गया। यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन इंक्रीजिंग है। यहां पर नॉन यूनिफॉर्मली डिसेलरेटिंग मोशन, डिसेलरेटिंग मोशन में क्या, ये उल्टा ऐसे बन गया है, तो थीटा हमारा क्या होगा, थीटा इज डिक्रीजिंग, सो एक्सेलेरेशन इज डिक्रीजिंग। समझ पा रहे हैं ना, ये थीटा यहां पर डिक्रीज कर रहा है। कैसे, यहां पॉइंट लीजिए तो ये थीटा देखिए इतना है, यहां पॉइंट लिया तो थीटा हमारा याला इस वाले से कम है, थीटा 1 थीटा 2 कह दो, तो थीटा इज डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब टेन थीटा इज डिक्रीजिंग, और टेन थीटा एक्सेलेरेशन है इस ग्राफ में, तो ए इज डिक्रीजिंग। ए डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, माइनस ए हो गया ना, रिटार्डेशन है, ए इज डिक्रीजिंग, तो ये रिटार्डेशन है। तो इस तरीके से ये क्या है, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलेरेशन इज डिक्रीजिंग। इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, अगला कदम उठाते हैं और कुछ ग्राफ जो पॉसिबल नहीं है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलवाते हैं। नोट स्लोप ऑफ, ग्रीन कलर लेते हैं, स्लोप ऑफ एसटी और वीटी ग्राफ्स कैन नेवर बी इनफाइनाइट एट एनी पॉइंट बिकॉज इनफाइनाइट स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। क्या मतलब है, ये देखिए एसटी ग्राफ है, दिख रहा होगा, इसमें इस पॉइंट पर देखें, मैं रेड कलर यहां लगाऊं, ये देखिए इस पॉइंट पर किसी टाइम टी पर ये ऐसे लाइन आ गई है। ये लाइन क्या बताती है, इसका स्लोप इनफाइनाइट है। आप समझते हैं ना, याद दिलवा रहा हूं। अगर कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो इसका जो स्लोप होता है वो जीरो होता है, क्योंकि थीटा जीरो है, थीटा जीरो है तो टेन थीटा जो कि स्लोप होता है वो भी जीरो है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री होता है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1090 इनफाइनाइट। तो ये इसका स्लोप कितना है, इनफाइनाइट। ये पॉसिबल नहीं है।
स्लोप इनफाइनाइट का मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, कि इसका वेलोसिटी जो स्लोप होता है वो इनफाइनाइट हो गया, तो किसी भी चीज का वेलोसिटी इनफाइनाइट होने का कुछ सेंस नहीं है, सेंसलेस बात हो जाएगी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह वीटी ग्राफ में देखिए इस पॉइंट पर ये आपको खड़ी लाइन, इसका स्लोप कितना है इनफाइनाइट, इसका अगेन आपको स्लोप कितना मिला बेटा इनफाइनाइट, और dv अपॉन dt स्लोप इन vt ग्राफ क्या देता है एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन इनफाइनाइट है जो कि यहां पर संभव नहीं है, एक अजीब सी बात है। एट वन टाइम टू वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पॉसिबल। अब यहां पे देखिए t बराबर 0 पर ये ग्राफ ऐसे बना है, यहां पर दो वैल्यूज मिल जाएंगी, इसको अगर हम और ऊपर बढ़ा दें ऐसे तो यहां पर काट रहा है, ये देखिए एक वैल्यू ये और ये S1, इसको बोलना चाहिए ये S1, तो एक ही टाइम पर दो हमें S1 ये और S2 ये दो वैल्यू मिल रही हैं, तो एक ही समय पर दो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिल सकते हैं, एक टाइम पर तो एक ही डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना, तो ये बात भी गलत है। वीटी ग्राफ में देखिए एक ही समय पर दो वेलोसिटी मिल रही है, तो ये भी कोई सेंस नहीं है, एक टाइम पे एक वेलोसिटी होगी, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। आ जाए तो तुरंत मना कीजिए गलत बना हुआ है। आगे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ये मैं मालूम था v इक्वल टू ds अपॉन dt, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलेरेशन, ये भी हमको मालूम था। अगला है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, यहां देख लेते हैं, एक्सेलेरेशन इस एक्सिस पे दिया और टाइम इस एक्सिस पे दिया, तो द एरिया ऑफ द एटी ग्राफ, यहां पर कोई मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे है, इसका विथ टाइम अगर हम एरिया निकालें, ये टाइम t1 ये टाइम t2, तो ये एरिया हमको क्या देगा, तो एरिया के लिए ध्यान करिए, मैंने बोला है कि a इंटू टी को मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक्सेलेरेशन इंटू टाइम क्या होता है, हम जानते हैं एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी होता है, तो डेल्टा v की वैल्यू हो गई a इंटू डेल्टा टी मतलब t, समय तो पता नहीं कब धरती बनी थी, तब से आगे बढ़ता जा रहा है तो यहां पर व्हाट इज दिस a इंटू टी, ये डेल्टा v हो गया, आप देख पाए, हमेशा ऐसे ध्यान रखिए डेल्टा v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, हमें कभी गलती नहीं होगी आपसे, कैसा भी ग्राफ आ जाए, तो ये चेंज इन वेलोसिटी देता है। बात पकड़ में आ गई कि यहां पर एरिया अंडर एटी ग्राफ विद टाइम विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी, और यहां पे a इक्वल टू dv बाई dt है, dv इक्वल टू a dt लिख दिया। अब यहां पर आगे की काम कर दिया हमने, v1 से v2 dv वगैरह वगैरह, तो ये सिंपल सी बात है, v2 माइनस v1 ये चेंज इन वेलोसिटी है, और यहां आपको जो एरिया मिल रहा है वो निकल आएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एरिया ऑफ एटी ग्राफ, ये मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ यहाँ पे सवाल ले लेते हैं जिससे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से दिमाग में बात चली जाए। तो यहाँ एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, विद द हेल्प ऑफ द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये v है ये t है, मैं लाल कलर यूज करूंगा तो मजा आएगा, ये देखिए v आपको दिख रहा है, ये प्लस v इधर जा रहा है और माइनस v नीचे जा रहा है, और ये सारा मामला टाइम का है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 3 सेकेंड, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, अब इसको मैंने आपको सिखाया है कि वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, तो आप ध्यान कीजिए कि v इंटू टी अगर करते हैं तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ये हमने सीखा है ना, और याद भी रखा है कि इसका एरिया निकाल लें, यानी एरिया अंडर वीटी ग्राफ या कर्व, वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात आप पकड़ पाए होंगे, ये पहले वाले की चर्चा चल रही है। तो 3 सेकंड का मामला, फर्स्ट 3 सेकंड 3 सेकंड का मामला है, तो मुझे ये 0 से 3 इसके बीच का एरिया निकालना है। ये 0 देख रहे हो, ये 3 देख रहे हो, यानी ये एरिया निकाल देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये ट्रायंगल बना हुआ है, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दें, फट से निकल आएगा। तो इसको लिख देते हैं कितना, समझ गए, ये यही भाषा लिखी है, हाफ और ओ बी बेस इंटू हाइट यानी ओ ए लिख देता हूं। हाफ लिखा, ओ बी कितना है, 3 है बेटा,
और ओ ए कितना है 30, तो ये 2 से काटोगे तो 15 आ जाएगा, 15 तिहाई 45 प्लस का 45 मीटर। ये पहले वाले का आंसर आ गया। देखिए कितनी है, कोई इसमें घबराने की बात थोड़ी है। दूसरा वाला पकड़ लेते हैं, ये वाला कलर लेते हैं आज। तो नंबर 2 पकड़ते हैं। बोला है एक्सेलेरेशन फॉर द ग्राफ। एक्सेलेरेशन क्या होता है? स्लोप ए होता है डीवी बाई डी टी, या स्लोप ऑफ दी, स्लोप लिख देते हैं, इसी भी इसका स्लोप निकाल देंगे। स्ट्रेट लाइन है, स्लोप इसका फिक्स जाएगा। तो स्लोप के लिए क्या करते हैं? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, और लाइन कौन सी है? ए बी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा वाई होता है। तो एक्सेलेरेशन के लिए कोई y2 माइनस y1 फिगर लेते हैं अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना हो गया? देखिए यहां पर वेलोसिटी कितना हो गया? 0, और शुरू में वेलोसिटी कितना था? 30 है ना, ये पहले 30 था, बाद में यहां 0 हो गया। ये थीटा पकड़ लिया, इसी का स्लोप निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिख रहा होगा थीटा, उम्मीद करता हूं। x2 कितनी वैल्यू रही? x2 रही ये 3, और x1 कितनी रही? 0। तो वैल्यू कितनी आ गई? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ये क्या है आपका? एक्सेलेरेशन। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल बनाते हैं। उम्मीद है ये बात अच्छे से आप पकड़ पा रहे होंगे। तो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। इसको आपने स्क्रीनशॉट या जो भी विधि ठीक लगी होगी अपनाया होगा। तो यहां पे बातचीत करते हैं बेटा। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, ये यहां पर ए है, यहां पर टाइम है, of a particular moving graph of a particle moving in a straight line is shown in the figure. Velocity of the particle at t बराबर 0 is 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम जब 0 था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4th सेकेंड। चौथे सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है ये निकालना है। तो हमको ये पता है कि चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या होता है? 80 ग्राफ में एरिया अंडर 80 ग्राफ। तो ये एरिया जो है वही हमारा चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो यहां लिख देते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल, और एरिया कितना है? हाफ बेस। बेस यहां से लेकर यहां तक 4 है, इंटू हाइट भी 4 है। सॉल्व करोगे 2 4 2 8 मीटर पर सेकेंड। तो VF कितना आ गया? VI प्लस 8, और VI कितना था? VI शुरू में t बराबर 0 पर 2 था, तो 2 प्लस 8 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए आपका आंसर आ गया। बिल्कुल कोई भी तकलीफ नहीं, हटता हूं, नोट कर लीजिए। आगे कुछ PYQs लेंगे जो नीट में या मेडिकल एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये यहां पर आ गए हैं। अब लिखा है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, नीट में आया हुआ है, इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। एक बॉल को हमने वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका है, जहां पर इनिशियल वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकेंड, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। बहुत अच्छी बात। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम। वो हिट करेगी कभी ग्राउंड में आकर, कुछ समय लगेगा इसको। विथ ए वेलोसिटी, यहां पर जो इसकी वेलोसिटी रही हिट करने की वो 80 मीटर पर सेकेंड है। द हाइट ऑफ द टावर इज, h निकालना है। बहुत ही सरल सवाल। हम जानते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh होता है। वेलोसिटी कितनी दी है? 80 का स्क्वायर। इनिशियल कितनी है? 20 का स्क्वायर। 2 रखिए, 10 रखिए, h रखिए, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो h की वैल्यू कितनी आएगी? 300 मीटर। ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो देखिए कभी कभी ऐसे हलवा सवाल आ जाते हैं जो पता नहीं नाइन्थ क्लास में लगाए होंगे आपने।
बस वही अपनी पल्स को कंट्रोल में रखना है, और कभी सरल सवाल है तो कभी थोड़े से एक कदम आगे के सवाल मिलेंगे, लेकिन बहुत जो इंजीनियरिंग में लगाए जाते हैं सवाल, वो भयानक सवाल नहीं आएंगे आपके पास। अधिकतर सवाल तो फॉर्मूला बेस होते हैं। बस आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है और अपने को डर नहीं लगाना है, फिजिक्स से प्यार से काम करना है। किसी से दोस्ती करनी हो तो प्यार से की जाती है ना, तो फिजिक्स से दोस्ती अगर आपको करनी है तो थोड़ा प्यार तो देना पड़ेगा फिजिक्स को। नोट कर लीजिए। अगली कहानी देखते हैं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सरल लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो अगला कदम बढ़ाते हैं बेटा। ये देखिए, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका मैं डायग्राम थोड़ा बनाऊंगा तब मजा आएगा। ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। एक स्टोन अंडर ग्रेविटी जा रहा है। इट कवर्स डिस्टेंसेस h1, h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड। देख रहे हैं, हर 5-5 सेकेंड बाद इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो h1, h2, h3 है। द रिलेशन बिटवीन h1, h2, h3 बताइए। थोड़ा कैलकुलेशन मांगेगा, पहले समझ लेते हैं कि कांड क्या हुआ है। तो ये एक क्या था, स्टोन था, और स्टोन को हमने ड्रॉप कराया। अब 3 पोजीशन ले लेते हैं। पहली वाली ए बी सी, ए यहां पकड़ लेते हैं जो हमारा t बराबर 5 सेकेंड पर है। फिर एक बी पकड़ लेते हैं नेक्स्ट 5 सेकेंड, यानी t कितना हो चुका है, ऊपर से t 10 सेकेंड। और तीसरा वाला यहां पहुंचा है जिसे हम c कह रहे हैं, जहां t बराबर 15 सेकेंड। अब ये नीचे पहुंचा या नहीं पहुंचा वो बात की बात है, जमीन ना चाहे तो ना बनाए, ये जमीन ना समझिएगा, ये इसका ट्रेवलिंग पाथ है। u हमारा शुरुआत में 0 था, g हमारा नीचे लगी रहा है। ये डिस्टेंस जो कहानी में बोला गया है, दिस इज h1, दिस इज h2 एंड दिस इज h3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फिगर बन गई जो हमारी समझ में आती है। तो h1 के लिए कैलकुलेशन कर लो। तो h1 क्या हो जाता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ut है 0, तो हाफ gt होता, फट से फार्मूला लगाया आपने, हाफ g t की जगह 5 का स्क्वायर। यहां की a की बात कर रहे हैं। ये वैल्यू कितनी होगी, 25/2g, इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे की बात करते हैं h2 की। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस h1 प्लस h2 है। तो उसके लिए मैंने दोनों डिस्टेंस ले लिया, जैसे फॉर्मूला ये आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो हाफ g, समय कितना लग चुका है, 10 सेकेंड। यहां से यहां पहुंचने में 5 सेकेंड 5 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड लगा। तो हाफ 10 का, तो ये कितना आ गया, 100/2g। तीसरी कंडीशन में तीनों को जोड़ देते हैं। क्या मतलब है इसका, यहां से बॉडी यहां पहुंची है, 15 सेकेंड खाई है। तो हाफ g 15 का स्क्वायर, तो 225/2g। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2। बात कलर बदल लेने की इच्छा जाग उठी है। तो यहां पर चलते हैं। अब आपको h1, h2, h3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से पहली इक्वेशन घटा देते हैं। तो थर्ड नहीं, सेकंड से घटा दो, तो ये आपको h2 मिल जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन से पहली घटा देते हैं। तो h1 प्लस h2 माइनस h1, इसमें से ये घटा रहे हैं। तो 100/2g यानी 50g माइनस 25/2g, ये कितना आ गया, 75/2g। तो h2 की वैल्यू क्या रही, ये देखिए कट गया, h2 बचा। तो h2 इज इक्वल टू 75/2g। और h1 के रिलेशन में देखो तो 25/2g हमारा h1 था, 3 गुना है उसका, तो ये हो गया 3h1। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दो। बात पकड़ पाए ना, ये 25/2g है, इंटू 3 करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी, 75 है। बात खत्म हो गई। एक अगली बातचीत लेते हैं जहां पर इक्वेशन 2 को 3 से घटाते हैं, तो 3 - 1 कर रहे हैं। तो तीसरा क्या था, h1 प्लस h2 प्लस h3 माइनस h1 प्लस h2
कोई भी दिक्कत नहीं होती है, समझा इसलिए रहा हूं कि बढ़िया से कर पाए। 225/2g माइनस 100/2g, तो ये 125/2 आ जाएगा यहां पर, कोई उसमें परेशानी है नहीं, 2g। और ये पहले वाले h1 का कितने गुना है, 5 गुना, तो 5h1, इक्वेशन नंबर 5 कह दीजिए इसको। बात पकड़ लिए। अब ये रिलेशन देखिए, रेशियो यहां वैल्यू क्या है, थोड़ा सा ऊपर करना होगा। व्हाट इज दिस, दिस इज h1 h2 घटा, तो ये h3 है, तो h3 बराबर 5h1, इसे इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ तो सबसे पहले वाली, तो हमारी वैल्यू क्या निकल आई बेटा, यहां पे निकल आई h1 इज इक्वल टू h2/3, और यहां h1 बराबर h3/5, और ये हमारा आंसर हो गया, जो कि यहां पे डी ऑप्शन था। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अभी देख लेते हैं, ये देखिए रिलेशन डी। तो मैं इसको दिखाता हूं, ऐसे क्वेश्चन भी बड़े प्यार से आप कर सकेंगे, कोई इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला एक और मजेदार सवाल है, उसको भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो इसको नोट कर लिया होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैंने समझा के पूरा बताया है करके भी। जैसे आप ऐसे सवालों को भी, अब देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, तो इट विल टेक सर्टन टाइम, तो स्पीड थोड़ी तेज हो, फट से सवाल समझ लें आप। डायग्राम थोड़ा बनाना पड़े तो आप समझ लें कि भाई मामला क्या है। खैर इसका स्क्रीनशॉट या जो भी चाहते हैं वो आप ले लें बेटा, फिर आगे की चर्चा करते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है द वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम ए टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ये कोई नल है, नल तो भगवान जाने मुझसे क्या बनेगा, डायग्राम बहुत ही भयंकर बनाता हूं मैं। ये कोई नल समझ लीजिए, टैप, और यहां से बूंद ऐसे गिर रही है। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप। ये थर्ड ड्रॉप अगर है तो एक एक रेगुलर इंटरवल पे गिर रही है, तो उस समय जो पहली बूंद थी वो धरती से टच हो रही होगी, और दूसरी बूंद कहीं बीच में होगी। ये इन सब में रेगुलर टाइम है, जो समय इन दोनों के बीच गिरने के बीच सेम समय लगा है, ये रेगुलर लिखा है। The third drop is leaving the tap at instant the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? ये हमारा जो है, ये जमीन से कितनी दूर है सेकंड ड्रॉप, ये हमको इनको बताना है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। हाइट ऑफ द टैप कितनी है, यहां से बात करें तो हाइट ऑफ द टैप 5 मीटर है। तो पहली ड्रॉप ने 5 मीटर समय तय किया, और मान लेते हैं टी टाइम लगाया, तो देखते हैं कितना टाइम लगा उसका। तो मुझे फॉर फर्स्ट ड्रॉप एच हो गया, या एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच कितना था, 5 मीटर, यू था 0, टपक रही है ड्रॉप, तो मामला खत्म हो गया। हाफ जी को 10 ले लेते हैं, और टी कितना अभी हमको मालूम नहीं है, तो ये हो गया 5, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 5/5 यानी 1, तो यहां टी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 सेकेंड। तो अब आप देखिए कि ये जो पहली ड्रॉप यहां से यहां तक पहुंची है उसको 1 सेकेंड लगा है, और ये तीसरी निकल रही है, तो 1 सेकंड में दूसरी ड्रॉप भी इक्वल टाइम इंटरवल पे गिरी है, और उसके तीसरी वाली यानी 1 सेकंड की 2 पार्टीशंस, ये जब गिरी है तो उसके 0.5 सेकंड बाद ये गिरा है। अभी इसको 0.5 सेकंड बाद गिरी होगी ये, और उसके बाद 0.5 सेकंड बाद ये गिर रही है, यानी रेगुलर इंटरवल के नाम पर, बात समझ रहे हैं, पहली गिरी, दूसरी 0.5 सेकंड बाद गिरी, तीसरी 5 सेकंड बाद गिरी, क्योंकि हमने देखा कि पहली ड्रॉप जब जमीन से टच हो रही है तब तीसरी और रेगुलर इंटरवल पे गिर रही है। तो दूसरी ड्रॉप के लिए हमारा टाइम क्या रहा, जब पहली गिरी होगी उसके 0.5 सेकंड बाद ये गिरी होगी, और 0.5 सेकंड अभी बीत चुका है,
इन दोनों के बीच में, पकड़ पाए आप बात? तो हाफ क्या रहेगी फॉर सेकेंड ड्रॉप। सेकेंड ड्रॉप के लिए हमारी चर्चा क्या हो गई? सेकेंड ड्रॉप कवर्स, पढ़ पाएंगे, कवर्स द डिस्टेंस इन 0.5 सेकेंड, है ना? पहली गिरी और दूसरी 0.5 सेकंड बाद गिरी, फिर तीसरी, तो 0.5 सेकंड में वो कहां पहुंची है, 0.5 सेकंड में कितना रास्ता तय किया है, यानी ये यहां से यहां जो गिरी है इन दोनों के बीच में, ये कितना समय है? 0.5 सेकंड। तो 0.5 सेकंड में वो कितना रास्ता तय किया हुआ है, बड़ी आसानी निकले, इसको लिख दो हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ लिखा, जी की वैल्यू 10 ली, 0.5 का स्क्वायर लगाया, सॉल्व करेंगे 1.25 मीटर आ गया। धरती जमीन से पूछा है, ये तो ऊपर से निकाला है हमने, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या रहा? रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ लिखा या ग्राउंड है, फ्रॉम ग्राउंड, वो 5 मीटर टोटल डिस्टेंस में से 1.25 घटा दीजिए, वैल्यू आ गई 3.75 मीटर। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो आपका हो जाएगा, मेरे ख्याल से आप इसको देख के नोट कर लीजिए जिससे मजा आए। चलिए अगला सवाल करते हैं, जैसे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए, मेरी कोशिश ये है। और इस सवाल में लिखा है ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u बराबर 0 हो गया, तुरंत लिख लो या दिमाग में छाप लो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4th and 3rd सेकेंड? तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं, Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू n माइनस 1, nth सेकेंड में डिस्टेंस चलता है। अभी हियर u इज इक्वल टू 0, तो S4 कितना हो गया? u तो 0 है, a बाई 2 और 2 इंटू 4 माइनस 1 मतलब 7a अपॉन 2। S5 S थर्ड की चिंता करें तो 0 प्लस a बाई 2, 2 इंटू 3 माइनस 1 विच इज 5a बाई 2। अब यहां पर अगर S4 अपॉन S3 लगाएंगे तो 7a बाई 2 अपॉन 2, 5a बाई 2 यानी 7/5, और ये 7/5 आंसर इज ए। तो दिस इज योर आंसर, आंसर इज ए। तो देखिए कोई भी सवाल इतना भारी नहीं जो समझ में ना आए, बस समझिए, तेजी से फॉर्मूले पकड़िए, फटाफट सवाल निकालिए। तो ये आप नोट कर लीजिए, अगला सवाल पकड़ते हैं, इसका नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये देखिए, और द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट, इसको जरूर देखिएगा एक्स वाई एक्सिस पे क्या है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट दैट पॉइंट। नेगेटिव किसमें होगा? जिसमें स्लोप नेगेटिव हो। स्लोप नेगेटिव का मतलब ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा हो। तो ऑब्ट्यूस एंगल कहां बन रहा है, कहां पर देखें भाई, ये देखिए। अब यहां पर जब आप स्लोप खींचोगे तो ये एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा। यहां खींचोगे तो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल, बस यही नेगेटिव है। यहां भी खींचोगे तो ये एक्यूट एंगल आएगा। तो क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आपको मालूम है कि थीटा अगर ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस का मतलब आपको मालूम है ना, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उसका जो स्लोप होता है, जो आप tan थीटा से शो करते हैं, अगर थीटा 90 से बड़ा है तो ये निगेटिव आता है। यही पूछा है, तो आंसर इज ए, यानी पॉइंट ई, पॉइंट ई। और ये जो स्लोप का मामला था, इसे हम टेंजेंट से ड्रॉ करते हैं, तो v बराबर ds अपॉन dt को भी दिमाग में लेके चलते रहिए। बात खत्म हो गई। देखते ही पता चल जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस रहेगी, देखते ही सवाल कर देंगे, ऐसा सवाल। तो अब देखिए अगला एक क्वेश्चन पकड़ते हैं, वहां करने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए 4 ग्राफ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन 1 डायमेंशन? मोशन इन 1 डायमेंशन ना दिखे आपको,
तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस ग्राफ में पॉसिबिलिटी नहीं है कि क्योंकि t बराबर मान लीजिए t0 लेते हैं कोई समय, तो उस पे हमें वेलोसिटी की दो वैल्यू मिल रही हैं, एक ये v1 और एक ये v2। देख रहे हैं, एक ही समय पर वेलोसिटी की दो वैल्यू, असंभव सी बात हो जाएगी, ये कैसे होगा? तो ये ग्राफ नॉट पॉसिबल, देन आंसर इज बी, ये ग्राफ संभव नहीं है। इस तरह से इसको नोट कर सकते हैं। मैं हटता हूं, वन वैल्यू होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे हम लोग। आइए, ये देखिए, ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ए पार्टिकल शोज डिस्टेंस कर्व एज गिवन इन द फिगर। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, आपको दिखाई पड़ रहा है। द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स अराउंड द पॉइंट। मैक्सिमम इसका वेलोसिटी कहां होगा? तो वेलोसिटी होता है ds अपॉन dt, यानी स्लोप। स्लोप का मतलब tan थीटा। तो थीटा जहां ज्यादा होगा, एक्यूट एंगल में बोल लीजिए ऐसा, तो वहां वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो इसका आंसर साफ तौर पे दिख रहा है डी। क्यों? क्योंकि डी पॉइंट पर आप जब स्लोप बनाएंगे थीटा सबसे ज्यादा है। यहां थीटा देखिए कम मिलेगा, यहां थीटा इससे कम मिलेगा, और सी पॉइंट यहां भी थीटा कम मिलेगा, और यहां पर सबसे ज्यादा थीटा आपको मिलता हुआ दिख रहा है। मैंने सही से स्ट्रेट लाइन खींची नहीं है, अदरवाइज यू विल फाइंड दैट डी। क्यों? स्लोप, ये डी पॉइंट पर स्लोप सबसे ज्यादा है, सी पॉइंट पर, सॉरी। तो स्लोप इज हाईएस्ट एट सी। ये जो सी पॉइंट है, यहां पर स्लोप जो थीटा है सबसे ज्यादा आपको दिखेगा, बाकी कम दिखेगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। हट जाता हूं, इसको नोट कर लें। यहां मेरे ख्याल से नोट आपने कर लिया होगा। तो इस तरीके से देखिए, आज जो हम लोगों ने चीजें सीखी हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, फिर कुछ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन, फिर ग्राफ्स, और उस पर काफी मात्रा में न्यूमेरिकल्स। तो अगर ये ठीक से फॉलो करते हैं तो आपका 100% काम बन जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल का। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।